चलिए, अब हम आज सीखने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन 30 पीजीबीपी चैप्टर से, जहां पर हम ये जानना चाहेंगे कि जो भी बिल्डिंग बिजनेस में यूज किया जा रहा है या प्रोफेशन में यूज किया जा रहा है, उस बिल्डिंग के रिस्पेक्ट में कौन कौन से खर्चे हमें पी एंड एल में डेबिट करने मिलता है, पीजीबीपी में अलाउड करने मिलता है। सेक्शन 30 बड़ा इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा। सबसे पहले, जो भी बिल्डिंग आप बिजनेस में यूज कर रहे हो, मे बी वो फैक्ट्री है, मे बी वो ऑफिस है, मे बी वो शोरूम है, गोडाउन है, वेयर हाउस है, या मे बी वो सर्वेंट स्टाफ क्वार्टर है। स्टाफ क्वार्टर भी पॉसिबल हो सकता है। जैसे कंपनी के बहुत सारे स्टाफ जहां रहेंगे, उसके लिए कंपनी ने रूम अरेंज कर रखा है, हाउसेज अरेंज कर रखे हैं, कॉटेज अरेंज कर रखे हैं, तो वो भी बिल्डिंग बिजनेस के अंतर्गत ही आएगा। जिसको आप सैलरी चैप्टर में पढ़ते हो, रेंट फ्री एकोमोडेशन, क्या वो भी बिजनेस के अंतर्गत आएगा? यस। अगर बिल्डिंग ओन्ड कर रखा है कंपनी ने, तो भी वो बिल्डिंग उसके अंतर्गत आएगा, और अगर वो रेंट पे ले रखा है तो भी बिल्डिंग उसके अंतर्गत आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सर, ये जो बिल्डिंग आप बता रहे हो, ये बिल्डिंग फैक्ट्री हो सकती है, ऑफिस हो सकता है, शोरूम हो सकता है, वेयर हाउस हो सकता है, या एम्प्लॉय को दिया जाने वाला रहने के लिए रेंट फ्री एकोमोडेशन हो सकता है। यस, करेक्ट। अब दो पॉसिबिलिटी है। मे बी आप इस बिल्डिंग के ओनर हो, या आपने उसे किराए पर ले रखा है। दो पॉसिबिलिटी है। इफ यू आर ओनर, देन रिपेयर के खर्चे, इंश्योरेंस के खर्चे और म्युनिसिपल टैक्स जो आप पे करोगे, दैट विल बी अलाउड। वो आपके पीएनएल अकाउंट में डेबिट किया जा सकता है। रिपेयर जहां लिखा हुआ है, वहां ध्यान दीजिए, क्या लिखा हुआ है? रेवेन्यू रिपेयर। मतलब कैपिटल नेचर के रिपेयर, जिसको हम ऑल्टरेशन कह सकते हैं, इंप्रूवमेंट कह सकते हैं, रिकंस्ट्रक्शन कह सकते हैं, वो 30 सेक्शन में अलाउड नहीं है। तो सेक्शन 30 में क्या अलाउड है? रेवेन्यू नेचर के रिपेयर, रेकरिंग नेचर के, इंश्योरेंस अगर आपने कराया है, ये सब अगर की बात है, कराया है तो अलाउड। हाउस टैक्स आपने पे किया है तो अलाउड है। पहले तो अपने आप को आप एक बिजनेस में डालो, बिजनेस या प्रोफेशन, और तब एग्जांपल लो कि आपके पास ये मकान, मे बी फैक्ट्री, मे बी ऑफिस, मे बी शोरूम, मे बी वेयर हाउस, मे बी एम्प्लॉय को दिया जाने वाला रेंट फ्री एकोमोडेशन, या मे बी इस तरह के और भी कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती है जो बिजनेस में यूज किया जाता है। बिजनेस प्रोफेशन में माना जाता है कि ये बिल्डिंग यूज हो रहा है। अब आपको मैं एसएससी मान रहा हूं, गौर कीजिएगा, और पहले मैं ये अजम्पशन ले रहा हूं कि ये बिल्डिंग आपकी है, ओन्ड बाई एसएससी। अगर बिल्डिंग आपकी है तो रेवेन्यू रिपेयर, इंश्योरेंस और हाउस टैक्स अगर आप ये खर्च कर रहे हो, तो ये खर्च आपको अलाउड है। अगर आप टेनेंट हो, तो आपने रेवेन्यू रिपेयर कराया, आपने कराया तो अलाउड है, आपने इंश्योरेंस कराया तो अलाउड है, आपने हाउस टैक्स पे किया तो अलाउड है। मान लीजिए हाउस टैक्स ओनर पे कर रहा है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्यों अलाउड हो? आप बिजनेसमैन हो, आप किराए की बिल्डिंग में बिजनेस कर रहे हो, इस बिल्डिंग का हाउस टैक्स ओनर पे कर रहा है, तो आपको थोड़ा ही अलाउ होगा। यहां पर लिखा है हाउस टैक्स, इसका मतलब क्या है कि आप जब खर्च करोगे तो अलाउ। और एक एडिशनल यहां खर्चा आ गया, किराएदार के नाम पर रेंट। रेंट आपको अलाउड होगा। याद रखिएगा, ये एक्चुअल रेंट की बात कर रहे हैं, नोशनल रेंट की बात नहीं कर रहे। कई बार क्या होता है कि अकाउंट्स में आप पढ़ लेते हो कि मेरी बिल्डिंग अगर बिजनेस में यूज की जा रही है, तो मैं नोशनल रेंट पीएनएल में डेबिट कर देता हूं, डमी रेंट। ऐसा कुछ यहां अलाउड नहीं होता। अगर आप ओनर हो तो आपको रेंट अलाउड नहीं होगा, क्योंकि आप थोड़ी ना रेंट पे कर रहे हो। अगर आप किराएदार हो तो आपको रेंट अलाउड होता है। यहां तक क्लियर हो गया? अब यहां पर एक बढ़िया सा डिस्कशन करना है हमें। मान लीजिए इस बिल्डिंग पर, मान लीजिए इस बिल्डिंग के ऊपर कैपिटल रिपेयर कराया गया। बिल्डिंग कौन सी है? वही एग्जांपल, फैक्ट्री है, ऑफिस है, वेयर हाउस है, या स्टाफ क्वार्टर है। इसके ऊपर एक कैपिटल रिपेयर कराया गया। कैपिटल रिपेयर में एक छोटा सा एग्जांपल लेकर चलना, कि एक कमरा इसमें एडिशनल बनवा दिया गया, छत के ऊपर एक कमरा और बनवा दिया गया, जिसके खर्चे मान लेते हैं कि 5 लाख रुपए का खर्चा आया।
एक बड़ा-सा कमरा या 2 कमरा डलवाया गया है, छत डलवाया गया है इसके ऊपर, एडिशनल हो गया, एक तरह से एडिशन हो गया इसमें, इम्प्रूवमेंट हो गया। इसको हम कैपिटल कैपिटल रिपेयर बोलते हैं, कैपिटल रिपेयर। आप कैपिटल रिपेयर बोल लो, कैपिटल नेचर के रिपेयर बोल लो, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोल दो, इम्प्रूवमेंट उस बिल्डिंग में बोल दो, कुछ भी नाम दो। प्रश्न है कि ये जो 5 लाख रुपए खर्च हुए हैं, ये पी&एल में डेबिट कैसे हो? क्योंकि रेवेन्यू रिपेयर होता तो अलाउड हो जाता, जो कि साफ लिखा हुआ है। कैपिटल रिपेयर अगर कराया तो क्या होगा? अब इसके 2 केसेस लेते हैं। पहला, आप ही बिल्डिंग के मालिक हो, यू आर बिजनेसमैन, आप जिस बिल्डिंग में बिजनेस कर रहे हो, आप उसके मालिक हो, आपने उसके ऊपर 2 कमरे और डलवा दिए, 5 लाख का खर्चा है। तो क्या करोगे आप? आप बिल्डिंग की जो कॉस्ट है, उसमें ऐड कर दोगे 5 लाख, और अब कॉस्ट बिल्डिंग की 5 लाख से बढ़ जाएगी, और जैसे कॉस्ट पर आप डेप्रिसिएशन ले रहे थे, पी&एल में डेबिट कर रहे थे, तो उस 5 लाख पर भी आपको डेप्रिसिएशन पी&एल में डेबिट करने मिलेगा। लेकिन सर मान लीजिए बिल्डिंग 5 साल पुरानी है, 10 साल पुरानी है, मैं कॉस्ट में ऐड करूंगा क्या? नहीं, आप डब्ल्यूडीवी में ऐड करोगे, क्योंकि अगर 5 साल पुरानी बिल्डिंग है तो आप ऑलरेडी डेप्रिसिएशन ले रहे होगे हर साल। तो आज की जो आपकी डब्ल्यूडीवी होगी, उसमें 5 लाख और ऐड कर दोगे, और अब उस पे इंप्रूव्ड करके 5 लाख बढ़ाकर जो आएगा, उस पर आप डेप्रिसिएशन आने वाले वर्षों में डेबिट करोगे। तो क्या 5 लाख को क्लेम करने का तरीका मिल गया? यस। किस रूप से? डेप्रिसिएशन के रूप से। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप इस बिल्डिंग के ओनर, यू आर ओनर, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो हम ओनर को देते हैं। अब दूसरा पहलू अगर लें कि मान लीजिए मैंने बिल्डिंग के ऊपर कैपिटल रिपेयर कराया, 5 लाख का खर्चा हुआ, दो कमरे डलवा दिए, लेकिन मैं ओनर नहीं हूं, मैं इस बिल्डिंग का किराएदार हूं। बिजनेसमैन हूं, बिजनेसमैन हूं, बट किराएदार। किराए की बिल्डिंग में मैं बिजनेस कर रहा हूं, 2 कमरे और डलवा दिए, खर्चा मैंने कर दिया 5 लाख का। तो मुझे ये 5 लाख कैसे अलाउड होगा? क्योंकि किराएदार को क्या अलाउड हो रहा है? रेवेन्यू रिपेयर, ये वो है नहीं, इंश्योरेंस, ये वो है नहीं, हाउस टैक्स है नहीं, रेंट है नहीं। अब क्या करें? तो मन में सबसे पहले आपके ये सवाल आएगा या आना चाहिए कि सर आप किराएदार होकर ये 2 कमरे क्यों डलवा रहे हो? आपको 2 कमरे एक्स्ट्रा चाहिए, आप मकान मालिक को बोलो, वो खर्च करेगा, आप पर ज्यादा से ज्यादा वो रेंट बढ़ा देगा। आप कहोगे कि भैया ये जो मैंने ऑफिस लिया है आपका किराए पर, इससे काम नहीं चल रहा है, मुझे और भी स्पेस की जरूरत है, तो छत खाली है, 2 कमरे आप डलवा दो। मकान मालिक 2 कमरे डलवा देगा, 5 लाख का खर्चा कर देगा, आपका रेंट बढ़ा देगा। आप थोड़ा-थोड़ा बढ़ा-बढ़ा रेंट देते रहोगे, वो डेबिट करते रहो, रेंट में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में कभी-कभी ऐसा भी होता है कि मकान मालिक कहता है कि भाई साहब, आपको जरूरत है, आप खर्च कर लो। क्योंकि ये बात कमरे डलवाने की सिर्फ नहीं है। मान लीजिए एक बड़ा-सा हॉल है, मान लीजिए एक बड़ा-सा अ, 1000 स्क्वायर फीट का एरिया है, हॉल, जिसको ओनर ने, जो उसका ओनर है, ओनर ने ये सोच कर रखा है कि इसमें कोई शोरूम वगैरह खोलना चाहे तो किराए पर ले सकता है। आप आ गए, आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, आपने कहा कि ये स्पेस मुझे समझ आ रहा है, रेंट बताओ कितना? उन्होंने कहा रेंट 70,000 रुपए लगेगा, 70,000 का रेंट है पर मंथ। आपने कहा डन, एक काम करो इसमें 10 पार्टीशन कर दो, छोटे-छोटे केबिन बना दो। यहां पर ओनर कह रहा है कि ये 10 पार्टीशन, छोटे-छोटे केबिन जो आप बनवाने कह रहे हो, इसमें कम से कम 3 लाख रुपए का खर्चा है, और मैं ये खर्चा क्यों करूं? मान लो कि आप 1 साल के बाद छोड़ दोगे, और दूसरा बंदा जो आएगा यहां पर लेने, वो कहेगा ये सब फालतू के कचरे हटाओ, तो मेरे 3 लाख रुपए बेकार हो गए, मैं ये खर्च नहीं करने वाला। आप उनको कहते हो कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं 5 साल रहूँगा इसमें, आप टेंशन ना लो, 5 साल 6 साल से पहले नहीं जाऊँगा। वो कह रहे हैं टेंशन की बात नहीं है, अगर आपको 5-6 साल रहना है, आप ही खर्च कर दो। समझ लेना कि वो थोड़ा-थोड़ा रेंट आपने पे कर दिया। सत वैसे भी अगर मैं ये पार्टीशन करूँगा तो 70,000 का रेंट बढ़कर 75 हो जाएगा। इससे अच्छा ये है कि खर्च 3 लाख का आप कर दो। आप कह रहे हो ना 5-6 साल रहोगे तो रह लो। तो कई बार प्रैक्टिकल लाइफ में ये एडजस्टमेंट भी करना पड़ता है, और इन दैट केस टेनेंट इनकर्ड कर देता है कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन टेनेंटेड रेंटेड बिल्डिंग व्हिच इज यूज्ड इन बिजनेस। तो उस केस में आप उसको कैसे अलाउड करवाओगे? इफ यू आर ओनर तो आपको डेप्शन मिल जाएगा, लेकिन आप किराएदार हो, किराएदार को डेप्शन कैसे मिले? तो लॉ मेकर ने एक जुगाड़ निकाला।
लॉ मेकर ने जो डेप्रिसिएशन का सेक्शन है ना, सेक्शन 32 सब सेक्शन 1, इस डेप्रिसिएशन के सेक्शन के अंदर एक एक्सप्लेनेशन डाला। बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है एक्सप्लेनेशन, याद रखने जैसा। एक्सप्लेनेशन 1 एक्सप्लेनेशन डाला उन्होंने, उसमें लिखा कि बिल्डिंग के केस में अगर किराएदार ने, बिल्डिंग जो बिजनेस में यूज कर रहा है वो, किराएदार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड किया, तो जितना रुपया खर्च होगा उतने रुपए को हम बिल्डिंग अज्यूम कर लेंगे किराएदार ओन्ड कर रहा है, अज्यूम कर लेंगे कि द टेनेंट इज ओनर फॉर दैट अमाउंट। मान लीजिए 3 लाख रुपए का खर्चा हुआ, तो यह माना जाएगा कि 3 लाख की बिल्डिंग है किराएदार की, जो बिल्डिंग आपको दिखेगी नहीं, आपने पार्टीशन किया, उसमें 3 लाख का खर्चा है। एक्सप्लेनेशन 1 कहता है कि हम ये मानेंगे कि 3 लाख रुपए किराएदार की बिल्डिंग है और किराएदार उस 3 लाख पर डेप्रिसिएशन लेता रहे, आने वाले वर्षों में डेप्रिसिएशन डेबिट करता रहे, डेबिट करता रहे, इस प्रकार से वो डेबिट पूरा हो जाए। गेट इट पॉइंट? तो याद रखिएगा, अगर किराएदार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया तो वो सेक्शन 30 में अलाउड नहीं होगा। 32 सबसेक्शन 1 के एक्सप्लेनेशन 1 के वजह से किराएदार उसका डेप्रिसिएशन ले सकता है जितना रुपया वो खर्च करे। ये था हमारा सेक्शन 30, जो कि इंपॉर्टेंट है पीजीबीपी में। इसको अच्छे से एक बारी दोबारा देख